नमस्कार। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है गुणजावली, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उच्चिष्ट गुणजावली यानी मैक्सिमल आइडियल। लेकिन इससे पहले एक डेफिनेशन और डिस्कस कर लेते हैं, वो है अभाज्य गुणजावली। सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य गुणजावली। प्राइम आइडियल, तो इसकी डेफिनेशन ये है, किसी कर्म विनिमयी वलय आर की कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली कहलाती है। अभाज्य गुणजावली कहलाती है यदि A, B belongs to R के लिए यदि A, B belongs to R के लिए, इसको ऐसा कर सकते हैं, A into B belongs to अगर I है तो ये तभी सत्य हो जब A belongs to I या B belongs to I। इसका क्या मतलब है? अर्थात यदि A गुणा B belongs to I सत्य है, यदि A गुणा B belongs to I हो तो यह तभी सत्य हो जब A belongs to I या B belongs to I सत्य हो, अन्यथा न हो। तो एक ये जो हम लिखते हैं ऐसे दैट इम्प्लाइज का निशान लगा के, तो इसका मतलब यदि ये सत्य है, यानी इसका क्या मतलब होता है, ये स्टेटमेंट तभी सत्य हो जब ये सत्य हो, अदरवाइज न हो। इसका अगर ये नहीं है तो ये भी न हो, इसका मतलब ये होता है। तो किसी क्रम विनिमय वाले आर की कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली यानी प्राइम आइडियल कहलाती है यदि A, B बिलोंग्स टू R के लिए A गुणा B I बिलोंग्स टू I तभी सत्य हो जब या तो A I में है या B I में है। इसको हम शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं, यदि A गुणा B बिलोंग्स टू I हो तो यह तभी सत्य हो जब A बिलोंग्स टू I या B बिलोंग्स टू I सत्य हो, अन्यथा न हो। अगर ये नहीं है तो ना हो, फिर मतलब ये सत्य नहीं होगा। तो ये इसकी परिभाषा है आइडियल की। एक एग्जाम्पल है, ये बात करते हैं। इसमें सिद्ध करो कि पूर्णांकीय प्रांत D में शून्य गुणजावली यानी ये अभाज्य गुणजावली होती, शून्य गुणजावली जो होती है वो अभाज्य गुणजावली होती। एक बात ध्यान रखना, प्राइम आइडियल को डिफाइन करने के लिए बोले क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय होना चाहिए, ध्यान रखना इसमें। चलो, तो इसको हम प्रूव कर देते हैं ताकि ये टॉपिक यहाँ पूरा हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, माना A, B belongs to D
के लिए, डी क्या चीज है? पूर्णांकीय प्रांत। ध्यान, के लिए जो a गुणा b है वो बिलोंग्स टू 0। हमें इस गुणजावली, शून्य गुणजावली को अभाज्य गुणजावली सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं कि डी के इन दो एलिमेंट a और b के लिए उनका जो गुण है वो इसमें है। तब अब लिख दे यहाँ पे, जब ये इसमें है तो इसका मतलब a गुणा b इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको पता है तो a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0, ये क्यों लिखते हैं? सिंस d क्या चीज है? पूर्णांकीय प्रांत है। हाँ भाई, d क्या चीज है? इसका मतलब d शून्य भाजक रहित है। तो ये लिखते हैं, इसका मतलब a बिलोंग्स टू 0 या b बिलोंग्स टू 0। तो अगर a b बिलोंग्स टू d के लिए अगर उनका गुणा अगर इसमें है तो ये तभी संभव है, या तो a इसमें है या b इसमें, आपके सामने है। तो इसका मतलब ये हो गया, स्पष्ट है, शून्य गुणजावली एक अभाज्य गुणजावली है। ये ठीक है। एक चीज यहां पे और थोड़ा सा बता देता हूं, सिंस ये, इसका क्या मतलब है? शून्य गुणजावली 0 से जनित गुणजावली होती है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो गुणजावली है ये पूर्णांकीय प्रांत d में एक अभाज्य गुणजावली, ये ठीक है। हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उच्चिष्ट गुणजावली, यानी कि मैक्सिमल आइडियल। ये ठीक है, उच्चिष्ट गुणजावली मैक्सिमल आइडियल। तो किसी वलय आर की कोई गुणजावली, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, किसी वलय आर की कोई गुणजावली m उसकी उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है यदि, यानी कि वलय आर की गुणजावली m है, इस m को उच्चिष्ट गुणजावली कब कहेंगे? यदि नंबर 1 ये जो m है वो नॉट इक्वल टू r, पहली बात। फिर r की प्रत्येक गुणजावली, हाँ भी t के लिए, r की प्रत्येक गुणजावली t के लिए यदि m सबसेट ऑफ t सबसेट ऑफ r ये तभी सत्य हो जब m इक्वल टू t हो या t इक्वल टू r। अर्थात क्या मतलब इसका क्या मतलब है? यदि m सबसेट ऑफ t सबसेट ऑफ r
आर की प्रत्येक गुणजावली टी के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो। इस स्टेटमेंट का मतलब देख लो आप, अर्थात यदि m सबसेट ऑफ टी सबसेट ऑफ आर, आप चाहो तो ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लगा दो, ये हो तो यह तभी सत्य हो जब m इक्वल टू टी या t इक्वल टू आर। ठीक है, इसको थोड़ा शब्दों में ऐसा और लिख सकते हैं, अर्थात आर में ऐसी कोई उचित गुणजावली विद्यमान न हो जो m को अंतर्विष्ट यानी कि कंटेन करे। तो एक बार देख लो इसको, उच्चिष्ट गुणजावली यानी मैक्सिमल आइडियल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे आधारित जो थ्योरम है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसी वलय आर की कोई गुणजावली m उसकी उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है। दो कंडीशन है, नंबर एक यदि नंबर एक m नॉट इक्वल टू आर यानी m r के बराबर नहीं होना चाहिए। नंबर दो, r की प्रत्येक गुणजावली t के लिए अगर ये सत्य है, तो अगर ये हो मान लो, तो ये तभी सत्य हो जब या तो m जो t है m के बराबर है या t r, यानी कि m और r के बीच में कोई और गुणजावली नहीं होनी चाहिए। सीधी भाषा में बात करें, इसी चीज को पढ़ते कैसे हैं वो देखो, अर्थात यदि ये चीज हो तो ये तभी सत्य हो, यानी ये तभी सत्य हो जब या तो m इक्वल टू टी हो या t इक्वल टू आर सत्य हो, अदरवाइज नहीं हो। इसी को शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि आर में ऐसी कोई उचित गुणजावली प्रॉपर आइडियल विद्यमान न हो जो m को क्या करे, अंतर्विष्ट करे। ये उचित गुणजावली की परिभाषा है। अब हम इस पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम है 2.9, वलय z प्लस डॉट में pz एक उच्चिष्ट गुणजावली होगी यदि और केवल यदि p जो है वो क्या हो, अभाज्य संख्या हो। ये थ्योरम है। इस थ्योरम को समझने के लिए पहले मैं आप कुछ बातें डिस्कस कर लेता हूं जो हम पहले। तो बात यह है कि अगर R कोई क्रमनिर्णय वलय है, ठीक है, और A बिलोंग्स टू R है, A बिलोंग्स टू क्या है, R है, तो R यानी ये जो सेट है, ये हमने ये प्रूव किया था कि ये इस R की क्या है, एक गुणजावली। ये हम पहले वाले लेक्चर के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी बात ये कि ये आर जो है वो ए से जनित गुणजावली है, तो इसको लिखते हैं ए। ये ठीक है। और इसमें एक चीज और है, शायद ये तत्समकी क्रमनिर्णय वलय, ये तत्समकी भी था शायद। तो तत्समकी क्रमनिर्णय वलय अगर आर है
पहले, तो इस ए इसका कोई एलिमेंट है, तो आर ए जो है ये है, तो ये हमने गुणजावली सिद्ध किया था आर। और दूसरी बाद में हमने ये भी बताया था कि ये जो आर ए है ये ए से जनित गुणजावली है, और ए से जनित गुणजावली को ऐसा लिखते हैं। तो अभी आपको एक बात समझनी है, ए जो है, ए का मतलब ये है आर ए, ये भी लिख सकते हो क्योंकि क्रम में है, तो इसको आप ए आर आर। एक तो आपको ये बात समझनी पहले, ठीक है, क्योंकि बार बार हम इसको लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या चीज है, क्या बोलेंगे इसको, ए से जनित गुणजावली। ए से जनित गुणजावली को ऐसे लिखते हैं, चाहे आर ए लिख लो चाहे ए आर लिख लो। अब बात करते हैं जेड। अब जेड एक ऐसा वलय है जो क्रमनियमी है, तत्समकी भी है, तत्समकी वलय, ठीक है। तो अब इसका कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं 2 ले रहा हूं जेड का, तो 2 जेड का मतलब ये है, और इसका मतलब 0 ± 2 ± 4 ± 6 ये है। तो ये जो ना ये क्योंकि जेड पर आधारित हम प्रमेय कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये गुणजावली है। ये इसकी क्या है, गुणजावली, और इसको मुख्य गुणजावली भी कहते हैं क्योंकि ये दोष जनित गुणजावली है, ठीक है। तो अब एक चीज और है, अगर मान लो अब मैं इसको अगर -2 लिखना है मेरे को, तो -2 का मतलब ये हो गया -2 आर, और आर बिलोंग्स टू जेड। जब आर की वैल्यू रखूंगा तो 0 आएगी, फिर 2 रखूंगा तो -4 आएगी, -2 रखूंगा 4, तो +-4 +-2 +-4 +-6 यही आएगी। तो इसको देख लो आप, 2 से जनित गुणजावली भी वही है और -2 से जनित गुणजावली है। तो एक बात तो आपको यहाँ ये समझनी है, अब क्या समझनी है, अच्छी तरह से देख लेना इसको, कि -2 से जनित गुणजावली और 2 से जनित गुणजावली सेम। इसी प्रकार +-3 से या -3 से जनित गुणजावली क्या होगी, हाँ भाई 0 +-3 +-6 ये भी ये गुणजावली, +-4 0 +-4 +-8 +-12 ये। तो हम ऐसी बहुत सी गुणजावलियां हम याद कर सकते हैं। अब आपको एक बात और समझानी है, हाँ भाई, अब मान लो मुझे ये लिखना है, इसका क्या मतलब है, 0 आर बिलोंग्स टू जेड, आर ले लो चाहे जेड ले लो, जब पहले जेड ले रहे हैं जेड लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आर का मान चाहे 0 रखो 0 आएगा, 1 रखें तो 0, तो इतना ही आएगा। एक तो ये 0 से जनित गुणजावली शून्य गुणजावली ही होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, एक बात। दूसरा बात, एक का मतलब a गुणा आर, और आर बिलोंग्स टू जेड। अब आर का मान 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, -1 रखेंगे -1 है, तो +-1 +-2 +-3 करते करते ये क्या है, जेड ही तो है। तो एक से एक क्या चीज है, इकाई अवयव, इकाई अवयव से जनित गुणजावली जेड खुद होती है, ध्यान रखना, जेड खुद। इसी प्रकार तो एक चीज और है, ये चाहे 1 ले लो चाहे -1 ले लो, 0 + सेम ही आएगा, ये करके देख लेना चाहिए। और ये जेड है, तो 1 से जनित गुणजावली या -1 से जनित गुणजावली जेड ही होती है, ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी। प्रैक्टिस यानी कि आप एग्जाम्पल लेके अब अच्छी तरह से बात को समझ, क्योंकि ये सारी बातें हमने इसमें करनी है थ्योरम में। फिर एक तीसरी बात और है, तीसरी बात, जैसे मान लो अब 6 है,
ठीक है, तो 6 के फैक्टर 2 गुणा 3, ठीक है, तो 6 से जनित गुणजावली तो ये होगी 6, 12, 18 ये है, और 2 से जनित गुणजावली वो आपने लिखी थी, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 12 ये हो गया, और ये 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 12 ये। आप ध्यान से देखो, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो इसका मतलब ये हो गया 6 जो है वो 2 से जनित गुणजावली व 3 से जनित गुणजावली का उचित उपसमुच्चय है। उचित उपसमुच्चय, उचित बराबर भी नहीं है, खाली भी नहीं है, तो यानी कि सारे के सारे एलिमेंट है, तो ये जो है ना, ये इन दोनों का क्या है, उचित उपसमुच्चय। ये इस बात को ध्यान रखना। तो जब मैं ये कह रहा हूं 6, तो जो 6 के जो मान लो अब 6 जो है ना, तो मान लो मैं कह रहा हूं कि संख्या x है, सुन लो अब बात को समझना आप, मैं ये कह रहा हूं जो संख्या x है वो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी संयुक्त संख्या है, कंपोजिट नंबर है, आप समझ लो, आप संयुक्त संख्या है ये। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, कोई न कोई 2 पूर्णांक संख्या होगी, तो मैं m और n बिलोंग्स टू z कह रहा हूं, सच दैट कि 1 से तो बड़ी होंगी वो और x से छोटी होंगी, m और n तो छोटी बड़ी होंगी, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, दोनों बराबर भी हो सकती है। और ये मेन चीज आपको ये समझनी है, ये सच दैट ये, तो इसका क्या मतलब, अगर ये x संयुक्त संख्या है, x क्या चीज है, संयुक्त संख्या है, तो 1 और x के बीच में 2 ऐसे पूर्णांक संख्याएं जरूर होंगी जिनका गुणा उसके बराबर है, यानी कि x बराबर m गुणा है। तो अब आप जैसे मैंने 6 बराबर 2 गुणा 3 लिया, तो ये जो x से जनित गुणजावली है और m से जनित गुणजावली और n से जनित गुणजावली का क्या होगी, उचित उपसमुच्चय। बस एक तो ये चीज समझनी, अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप थ्योरम वो आपने डिस्कस कर लिया। ये बात समझनी है, एक ये बात समझनी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। प्रूफ करते हैं, प्रूफ। हम जानते हैं कि पूर्णांकों का जो वैल्यू है z प्लस डॉट में pz, यानी कि ये pz का मतलब 0 प्लस माइनस p प्लस माइनस 2p प्लस माइनस 3p, pz जो है एक गुणजावली, ये हम जानते हैं कि वाले z में जो pz है एक है गुणजावली। अब हम क्या करेंगे, pz को उच्च गुणजावली सिद्ध करेंगे, p एक अभाज्य संख्या है और p अभाज्य संख्या मान pz को उच्च गुणजावली। इसलिए माना pz z की या z में या z की उच्चिष्ट गुणजावली, गुणजावली तो हमें पता है, लेकिन मान लिया कि pz z की क्या है, उच्चिष्ट गुणजावली है, मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है। हमने इसको उच्चिष्ट गुणजावली मान लिया, तब हम सिद्ध करेंगे, तब हम सिद्ध करेंगे कि p अभाज्य संख्या है,
यानी कि प्राइम नंबर है। यदि संभव है तो माना, अब इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। यदि संभव है तो माना p अभाज्य संख्या नहीं है। अब नहीं है तो क्या होगा देखते हैं। तब p एक संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट mn बिलोंग्स टू, यानी कि दो ऐसे पूर्णांक जरूर होंगे जो एक से बड़े और p से छोटे, बराबर भी हो सकते हैं, सच दैट p इक्वल टू mn। ठीक है। अब p इक्वल टू mn आने का मतलब ये हो गया, ध्यान से देखो, कि p से जनित जो गुणजावली है, यानी कि ये m से जनित गुणजावली व n से जनित गुणजावली का क्या होगी, उचित उपसमुच्चय होगी। या यूं कह दे, हमें चाहे आप m ले लो चाहे n ले लो, तो ये जो p से जनित गुणजावली है वो m से जनित गुणजावली का क्या है, इसका उचित उपसमुच्चय। इसको नंबर 1 लगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया इसके हिसाब से कि जो p से जनित गुणजावली यानी pz, p से जनित गुणजावली pz, या यूं कह दे, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ, इसका मतलब pz। ठीक है, pz जो है m का जनित गुणजावली का क्या है, उचित उपसमुच्चय की बात। अब चलो आगे। अब चूंकि प्रत्येक a बिलोंग्स टू z के लिए आप कोई भी पूर्णांक ले लो आप z के लिए, उससे जनित जो गुणजावली है उस सबसेट ऑफ z होती है। ये हमें पता है, कोई भी पूर्णांक ले लो उससे जनित गुणजावली जो होती है वो क्या है, z का सबसेट होगी। इसलिए p जो है एक परिमेय p जो है एक संख्या है, तो p बिलोंग्स टू z का मतलब p से जनित गुणजावली है सबसेट ऑफ z। ये ठीक है, ये चीज देख लो आप। सॉरी, एक यहाँ पे, क्योंकि हमें आगे चलना है, इस पे नहीं लेना। तो चूंकि प्रत्येक a बिलोंग्स टू z के लिए a से जनित जो गुणजावली होती है वो सबसेट होती है z की, इसलिए m बिलोंग्स टू z का मतलब ये हो गया m से जनित जो गुणजावली वो z का सबसेट। परंतु m नॉट इक्वल टू 1, m का मान 1 तो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया m से जनित गुणजावली नॉट इक्वल टू 1 से जनित, यानी कि m से जनित गुणजावली नॉट इक्वल टू z। क्यों? क्योंकि एक से जनित जो गुणजावली है, एक से जनित गुणजावली क्या होती है, z होती है। ये क्योंकि m का मान, ध्यान से देखो, m का मान 1 से बड़ा है, तो m का मान 1 नहीं है, तो m से जनित गुणजावली और 1 से जनित गुणजावली कभी भी बराबर नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया यहां से, तो यानी मैं इसको अगर 2 नंबर लगाऊं, इसको 2 और इसको मान लो मैं 3 नंबर लगाता हूं 1 मिनट के लिए, तो 2 व 3 से मैं क्या कह सकता हूं, ये जो m से जनित गुणजावली है z का उचित उपसमुच्चय। कह सकते हैं
तो इसको नंबर 4 लगा देते हैं, 4। तो 1 व 4 से क्या कह आता है, 1 व 4 से हम कुछ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पीजेड एम का उचित उपसमुच्चय है तथा एम जो है वो जेड का उचित उपसमुच्चय। इसका मतलब यह हो गया जेड में एक उचित गुणनजावली, प्रॉपर गुणनजावली एम विद्यमान है जो पी जेड को अंतर्विष्ट यानी कंटेन करती है। ऊपर लाइन का पी जेड एम से जनित गुणनजावली का उचित उपसमुच्चय है और जो एम से जनित गुणनजावली जेड का उचित उपसमुच्चय, तो हम ये कह सकते हैं कि जेड में एक उचित गुणनजावली ये एम से जनित विद्यमान है जो पी जेड को क्या करती है, अंतर्विष्ट करती है। तो इसका मतलब ये हो गया पी जेड उचित गुणनजावली नहीं है जो पी जेड के उचित गुणनजावली होने का विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये हो गया हमारी पूर्व मान्यता गलत थी। तो इसका मतलब अतः P एक क्या है, अभाज्य संख्या है। अच्छी तरह से देख लो आप, कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं समझ में आई। अब बात करेंगे विलोम। माना P एक अभाज्य संख्या, ठीक, तथा तब लिखेंगे, तब हम सिद्ध करेंगे, तब हम सिद्ध करेंगे कि pz एक उचित गुणनजावली। ये इसके लिए क्या करना है, फॉर माना जेड में, माना टी लिख देते हैं, माना टी जेड में ऐसी गुणनजावली है कि, माना टी जेड में ऐसी गुणनजावली है कि पी जेड सबसेट ऑफ, ये आप चाहो तो लगाओ, किताब में नहीं लगाया हुआ, ये टी सबसेट ऑफ जेड। तो ये नंबरिंग इसकी कर देना जो भी है, देख लेंगे क्या है इसकी नंबरिंग। चलो मैं इसमें नई नंबरिंग कर देता हूँ, आप इसको कंटिन्यू कर देना बाद में। ये हमने मान लिया, तब हम सिद्ध करेंगे, तब हम सिद्ध करेंगे कि पी जेड बराबर टी या टी बराबर
इसके लिए हम ये सिद्ध करें, सिंस पूर्णांकों का जो वलय z या पूर्णांकों के वलय z की प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली होती है, मुख्य गुणजावली यानी कि प्रिंसिपल आइडियल होती है। पूर्णांकों के वलय z की प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली क्या होती है? जब वलय के किसी अवयव से वो जनित हो तो उसको बोलते हैं मुख्य गुणजावली यानी प्रिंसिपल आइडियल। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू z, यानी कि z में एक पूर्णांक t ऐसा जरूर होगा जो t को क्या करेगा? जनरेट करेगा। मतलब t q बिलोंग्स टू, ये इसको नंबर 2 लगाता है। ठीक है, अब एक से, अब आपने यहाँ पे समीकरण कंटिन्यूटी में लिखनी है, वो मैंने अब ध्यान नहीं रहा कितनी नंबर मैंने उसमें फर्स्ट पार्ट में लगाया है नंबर। मान लो वहाँ पे 4 तक है तो 5 नंबर लगा देंगे, अगर 5 तक है तो 6 नंबर लगा देंगे, 3 तक है तो 4 नंबर लगा देंगे, उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है इसको। ठीक है, एक से pz सबसेट ऑफ t, ये तो इसका मतलब ये हो गया, ये चीज है। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपने, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब P बिलोंग्स टू ये। क्यों? यहां तो पहले लिखें T का मतलब ये है, ये ऊपर लिखा ही पड़ा है, और सिंस P जो है P से जनित गुणजावली तो होगा ही होगा, ये तो इसकी परिभाषा ही है। अब P इसके अंदर है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, कोई भी मान लो अपने इसको आप ले लो Q बिलोंग्स टू Z या Q ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे मान लो मैं R लिख रहा हूं, R बिलोंग्स टू Z सच दैट P इक्वल टू RT। ठीक है, अब P क्या चीज है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का कोई भी जो उचित गुणनखंड नहीं होता, समझ रहे? अगर मान लो जैसे 5 अभाज्य संख्या, तो इसके जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 5 ही लिख सकते हैं इसको। तो एक गुणनखंड तो 1 होगा ही होगा, अगर माइनस में है मान लो तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको? इसका मतलब ये हो गया कि या तो r का मान +-1 है या फिर t का मान +-1 है। समझो बात को, ये तो भी जब हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये है तो P इसमें होगा, P इसमें है और T की जो कंस्ट्रक्शन ऐसी है, तो ऐसा कम से कम एक पूर्णांक यानी R ऐसा जरूर होगा जो ये TQ है, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, TQ लिख लो ज्यादा करो तो, सॉरी TR, तो इसको और ज्यादा ठीक, मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो T का मान +-1 या R का मान +-1। क्यों? क्योंकि P क्या चीज है? अभाज्य संख्या है। P क्या चीज है? अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसको ऐसा ही लिखेंगे, क्योंकि इसका एक गुणनखंड +-1 तो होगा ही होगा। अब यदि, अब ध्यान से देखना, यदि तो अपने को करना है T, यदि पहले मैं R ले लेता हूं, यदि R बराबर +-1 हो तो P बराबर +-T आएगा। ठीक है, P बराबर, अगर R का मान लो मैं यहाँ +-1 लिखता हूं तो P बराबर ये आ जाएगा, और इसका मतलब ये हो गया ये लिख सकते हैं। चाहे आप T ले लो, T अगर ये नहीं है कि मैंने, आप सोच रहे हो मैंने पहले R ही क्यों लिया, कोई बात नहीं है, आप T लेना तो T ले लो, R लेना तो R ले लो। ठीक है, मान लो मैंने चल R ले लिया, तो R का मान यहाँ रखेंगे तो P बराबर +-T, तो P से जनित गुणजावली और इससे जनित सेम होगी,
तो P से जनित गुणजावली तो PZ है, और यहां हम क्या लिखेंगे, PZ बराबर ये क्या चीज है, T। इसको नंबर 3 लगा दो। लेकिन एक चीज, हाँ ठीक है, हो गया P, ठीक हो गया, PZ बराबर T। यही तो प्रूव करना है, PZ बराबर T या T बराबर Z। यदि अब T बराबर ±1 लेंगे हो, तो यहां पे T से जनित गुणजावली और ±1 से जनित गुणजावली सेम होगी। अगर T बराबर प्लस, ये बस 2 ही स्टेप है देखने वाले। तो अगर T बराबर ±1 है, तो अब ये T का मान आपने यहां नहीं रखना, ये ध्यान रखना। अब T, तो ये चीज सेम होगी, इसका मतलब T बराबर Z। ये मैंने आपको पहले बता दिया, 1 से जनित गुणजावली या -1 से जनित गुणजावली Z ही होती है, और T से जनित गुणजावली ये यहाँ रही T है। तो 3 व 4 से क्या लिखेंगे, 3 व 4 से हाँ भाई, 3 व 4 से क्या लिखेंगे, PZ बराबर T या T बराबर Z, ये लिख दिया। अतः Z में, Z की प्रत्येक गुणजावली T के लिए, अतः Z की प्रत्येक गुणजावली, अतः Z की प्रत्येक गुणजावली T के लिए यदि PZ सबसेट ऑफ T सबसेट ऑफ Z अगर ये है, तो ये तभी सत्य होगा जब PZ बराबर T या T बराबर Z। ये हमने सत्य सिद्ध कर दिया। Z की प्रत्येक गुणजावली T के लिए ये मान के हमने ये सिद्ध कर दिया। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या है, Z की ऐसी कोई, इसका मतलब Z की ऐसी कोई उचित गुणजावली विद्यमान नहीं है। इसका मतलब Z या Z की या Z में ऐसी कोई उचित गुणजावली विद्यमान नहीं है जो PZ को अंतर्विष्ट properly contain, ये ध्यान रखना शब्द अंतर्विष्ट करे। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया PZ Z की क्या है, हाँ भाई, एक चीज और, इसमें एक तो हमने ये सिद्ध कर दिया, एक चीज और है, PZ Z की क्या है, उच्चिष्ट गुणजावली। यहां पे सिंस P जो है प्राइम नंबर है, P नॉट इक्वल टू 1, इसलिए P नॉट इक्वल टू Z, यानी कि PZ जो है नॉट इक्वल टू, ये तो 2 शर्तें थी। M R की उचित गुणजावली कब होती है, जब एक तो M नॉट इक्वल टू R हो और दूसरी R में ऐसी कोई उचित गुणजावली नहीं हो जो M को कंटेन करे। तो एक तो ये रहा, PZ को उचित गुणजावली सिद्ध करना है। तो अब हमें क्या करना है, PZ को Z की क्या करना है, उचित गुणजावली। तो एक तो ये होना चाहिए PZ नॉट इक्वल टू Z, और दूसरा हमें ये प्रूव करना है Z में ऐसी कोई उचित गुणजावली नहीं हो जो PZ को प्रॉपरली कंटेन करे। ये ठीक है, तो ये प्रॉपरली कंटेन वाली बात तो ये रही, और PZ नॉट इक्वल टू Z ये रही।
इसलिए मैंने लिखा है कि पी जेड जेड की क्या है, उचिष्ट गुणजावली है। तो ये इस प्रमेय का प्रूफ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो ये इस प्रकार एक हमने प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय की जो इसका प्रूफ है, अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर लेना। थैंक यू।